सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा नेता से जिन्होंने अपने छात्र जीवन में ही अपने पिता पीएस संगमा के चुनावी रणनीतिज्ञ के रूप में राजनीति के क्षेत्र में कदम रख दिया था। राजधानी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद फाइनेंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई लंदन के वॉटसन कॉलेज और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। अब ये अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वोत्तर में एक पिछड़े राज्य की जनता को इनकी क्षमताओं से काफ़ी उम्मीदें हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा की। संगमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हस्तक्षेप में, सहारा न्यूज़ नेटवर्क में। जिस तरीके से मेघालय पर कोरोना का खास असर नहीं पड़ा है, आंकड़े बताते हैं कि अभी मेघालय में कोरोना का सिर्फ एक पॉजिटिव मामला मौजूद है, जबकि पीछे खबर आई थी कि करीब 12 मामले रिपोर्ट किए गए थे। मेघालय भी कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन एक केस अभी आपके राज्य में मौजूद है और आपने कोरोना जैसी इस महामारी से अपने राज्य को कोरोना मुक्त करने में क्या चमत्कार किया, क्या रणनीति अपनाई, क्योंकि एक पेशेंट करीब 450 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में अगर 12 पेशेंट हैं तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 12 अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद आपके राज्य में भी हो सकती थी, लेकिन 12 से 1 पर आप ले आए। आपने क्या रणनीति हासिल की कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए? जो हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था जी, हमने नेशनल लॉकडाउन से पहले हमने काफी काम शुरू किया। तो काफी चीजों को हमने बंद किया, काफी दुकानों को, हमारे असेंबली सेशन चल रहे थे उसको बंद किया, लार्ज गैदरिंग्स हमने बंद किए। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। बिल्कुल। उसकी वजह से काफी हम हद तक हम तैयार थे और पहले 3 हफ्तों में हमारे यहाँ पे एक भी केस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे अप्रैल की 13 तारीख को एक केस हुआ जो हमारे फर्स्ट लॉकडाउन का आखिरी दिन था। और उसके बाद उस एक केस से फैमिली में जो था 12 लोग, उन फैमिली और उनके जो घर में काम करने वाले लोग थे, उनके बीच में ये वायरस जो फैल गया। उसके बाद जो है हमने कम्युनिटी के थ्रू, ऑफिसर्स के थ्रू और ओवरऑल सोसाइटी में और ज्यादा हमने एक्सट्रीम लॉकडाउन और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन डाल के, कर्फ्यू डाल के हम लोग ने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया। अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और काफी हद तक लोग ट्रेन से और बस से आ रहे हैं, तो काफी एक्सपोजर है। उसकी वजह से चांस है कि 1-2 केस बढ़ सकते हैं और इसमें हमें कुछ सरप्राइज होने की बात नहीं है, बिकॉज ये पूरे देश में ऐसा जाहिर सी बात है। आपने तो अपने राज्य को कोरोना फ्री कर दिया था, ये अकस्मात एक केस निकल आया है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघकालय, यानी बादलों का घर। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान ने भारी तबाही मचाई। कल प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। अच्छी बात यह रही कि मेघालय पहुंचने से पहले चक्रवात काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। अगर अम्फान पूरे उफान के साथ मेघालय पहुंचता तो उससे निपटने की क्या तैयारियां आपने कर रखी थी? नहीं, हमारी तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हमने रिव्यू मीटिंग्स कॉल किए, उसमें हम लोगों ने सभी लेवल पर हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी। और अगर कोई सिचुएशन हुआ तो लोगों को अगर जरूरत पड़े तो इवैक्यूएट करने के लिए और अलग अलग हमारे जो रिलीफ मटेरियल्स, इन सब की तैयारी हम लोगों ने हमारी तरफ से की हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काफी समय, मतलब ये अपना जो साइक्लोन्स और ये वेदर कंडीशंस और डिजास्टर के हमारे यहाँ पे फ्लड्स होते रहते हैं जी। और इसलिए ऐसी स्थिति कोई नई बात नहीं है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए तैयार रहते हैं हरदम। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्योंकि इसकी जो गति काफी कम हो गई और उसकी वजह से अभी और जो पहले 1-2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई काफी, लेकिन कोई मेजर डिस्ट्रक्शन, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। संगमा साहब, मेघालय को उसकी खूबसूरती के कारण पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, लेकिन जातीय हिंसा रह रहकर राज्य की खूबसूरती में दाग लगाती रही है। इस साल कोरोना संकट आने से पहले भी जातिगत हिंसा के कारण राजधानी शिलांग समेत 6 जिलों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी।
करीब 4 दशकों से चले आ रहे इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और व्यक्तिगत रूप से आप इन मसलों को कैसे निपटा रहे हैं? जो हमारे यहाँ पे कुछ महीनों पहले जो सिचुएशन हुआ, जहाँ पे कर्फ्यू हुआ और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तरफ जो लोगों का एक तरीके से एक ऑपोजिशन था, उसकी वजह से ये सिचुएशन हुआ। और ये पहले जो हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स या अंडरग्राउंड ग्रुप्स के जो डिस्टर्बेंस या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होते थे, उसकी वजह से नहीं था। तो हमारे यहाँ पे जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हमारे यहाँ पे जो अंडरग्राउंड का ग्रुप जो है, मिलिटेंसी जो है, वो इनफैक्ट बिल्कुल नलीफाई हो गया, बिल्कुल जीरो है अभी हमारे यहाँ पे। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी जो हमने 4-5 महीने पहले देखा, वो एक पर्टिकुलर बिल या एक्ट की वजह से हुआ था, और उसका भी हम लोग समाधान, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, और जो लोगों के कंसर्न्स है उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है और पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी यात्राएं की, बल्कि पिछले कार्यकाल में बार बार यात्राएं की। गुवाहाटी में उन्होंने डीजी कॉन्फ्रेंस भी रखा और मणिपुर भी गए, मेघालय भी गए, तमाम राज्यों का दौरा लगातार वो करते रहे और मणिपुर समेत तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया उन्होंने। उनकी यात्राओं से और उत्तर पूर्व को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास से आपको क्या लगता है कि उत्तर पूर्व का भला होगा, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने यात्राएं तो की, मोटिवेट तो किया, लेकिन कुछ खास उसका फायदा नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों में किया है, और जिस तरीके से उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दिया और नॉर्थ ईस्ट में काफी बार आए, उसका बिल्कुल एक फायदा भी हुआ है, और उसका डिफरेंस हमको सबको साफ नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप खुद अपनी आंखों से आप देखते हैं, खुद जब आप पब्लिक से बात करते हैं, और खुद आप जाके जो लोगों की समस्याओं को आप समझने की कोशिश करते हैं, उसी से ही काफी बदलाव आपकी डिसीजन मेकिंग में आता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया, वो खाली वो अकेले ही नहीं, लेकिन सभी मंत्रियों को उन्होंने कहा कि आपको हर 15-20 दिन में आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है। तो इसका फायदा हुआ है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, रोड में हमें बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी सरकार 2018 से हम लोग यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, और इन 2 सालों में जो जिस तरीके से NREGS या PMGSY स्कीम्स में हमको सपोर्ट मिला है, वो पहले कभी नहीं मिला। हमारे जो नेशनल हाईवेज को इंप्रूव करने के लिए जो सपोर्ट मिला था, वो पहले कभी नहीं मिला। पहले भी आए हैं, लेकिन जिस तरीके से इन पिछले 2 सालों में मैंने देखा है खुद, वो पिछले सालों से बहुत ज्यादा है। यही नहीं, एक नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ हम लोग कैसे आगे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, इस एरिया में भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है। देखिए, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपने खुद बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व के राज्य जो है तमाम इंटरनेशनल बॉर्डरिंग लाइन है, नेशनल सिक्योरिटी के भी बहुत सारे इशूज रहते हैं, और कहीं ना कहीं पहले अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग पार्टियों का शासन था उत्तर पूर्वी राज्यों में। इस समय ले दे करके भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लाइन है। ऐसे में जो नेशनल सिक्योरिटीज के इशू जो बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ थे, वो कितने स्मूथ चल रहे हैं, और आप लोग, चूंकि जाहिर सी बात है इसमें मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, आप कितने संतुष्ट हैं भारत सरकार की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और जो नेबरिंग स्टेट हैं, जो बॉर्डर लाइन के इशूज हैं, जो बॉर्डर के इशूज हैं, उससे? देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो 98% इंटरनेशनल बॉर्डर है जी, और इसमें से करीब 444 किलोमीटर जो है वो मेघालय और बांग्लादेश का बॉर्डर है जी। तो हमारे पास काफी लंबा एक बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिलेशनशिप बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो इस समय है, वो बहुत ही पॉजिटिव लाइन पे है, और इसका बहुत हमें क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया, मेंटेन किया, अलग अलग हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ये जो डिस्प्यूट्स थे उन लोग को रिजॉल्व करने की कोशिश की,
और किया काफी हद तक। और उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों में लैंड कस्टम स्टेशन या बॉर्डर हाउस खोलने के लिए जो काम किया, इससे बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ना सिर्फ सिक्योरिटी, लेकिन इकोनॉमिक, ट्रेड, पार्टनरशिप और पर्सन टू पर्सन जो है हमारा रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है। मैं पिछले साल खुद बाय रोड करीब 1400-1500 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं बांग्लादेश गया, मेघालय से, और काफी मैंने टूर किया बांग्लादेश। और उस समय भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जो हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, कभी भी टीवी में देखते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से ये नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव चीज है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ 2-3%, 5% का न्यूज। आपसे पहले किसी मुख्यमंत्री ने ड्राइव करके बांग्लादेश की सीमा में 1400-1500 किलोमीटर दूर की यात्रा की है क्या, या आप पहले आदमी हैं ऐसे? मेरे नॉलेज में तो शायद पहले किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन मैं कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको एक अलग नजरिया मिलता है और अलग इंफॉर्मेशन, लोगों से बात करने का, और एक्चुअल जो रूरल एरिया है और तो देश का जो एक्चुअल नक्शा है और इकोनॉमिक नक्शा भी है, वो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ आता है। तो इसलिए गाड़ी से मैंने दौरा किया और मेरे ख्याल से उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे और बहुत सीखने को मिला। और उसको मैं जो मैं सीखा, मैं चाहूंगा कि मैं उनको आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत बेहतर। पिछले साल असम में एनआरसी की सूची से 19 लाख लोगों को बाहर होने के बाद भी मेघालय में घुसपैठ का अंदेशा बढ़ा है। क्या आपकी सरकार असम से विस्थापित लोगों को शरण देगी, जबकि पहले ही मेघालय स्थानीय बनाम बाहरी के झगड़े का दंश झेल रहा है और टाइम टू टाइम इसका असर भी मेघालय में देखने को मिलता रहा है? नहीं, यहाँ पे जो है हमारे इश्यूज, जो इलीगल इमिग्रेशन के इश्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ, बांग्लादेश के साथ हमारा ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है और इसमें बातचीत चलती रहती है, लेकिन इसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज है जो हमें देखने चाहिए। लेकिन जो आसाम के बारे में आपने कहा जी, इसमें हमने काफी क्लियरली आसाम गवर्नमेंट से भी और भारत सरकार से भी हमने कहा है कि जो आसाम का जो मामला है वो आसाम को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमारी तरफ से मेघालय में इस चीजों के लिए, इनके लिए जो है अगर कोई रिजोल्यूशन चाहिए, ये हमारे तरफ से मुमकिन नहीं होगा। तो ये हमने आसाम से कहा है कि जो आसाम का इशू है वो आसाम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। मेघालय में राज्य के बाहरी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि स्थानीय लोगों के साथ शादी कर लोग वहां कानूनन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। राज्य सरकार इस कानूनी पेच के सामने कई बार बेबस नजर आती है। देखिए, ये लॉ जो था, ये बिल्कुल बिगिनिंग से जो हमारे स्टेट में, जब हमने स्टेट बनाया 1972 में, तब से ही हमारे यहाँ पे लैंड ट्रांसफर एक्ट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉलिसी है। हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर जमीन है वो या तो क्लैन, मतलब आपके जो अलग अलग विलेज कमिटीज या अलग अलग जो हमारे ट्राइबल, सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जमीन ज्यादातर कम्युनिटी ओन्ड जमीन है। तो इसकी वजह से इसमें इंडिविजुअल्स का जितना ज्यादा राइट नहीं होता। और जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग बाहर के लोगों को यहाँ पे जमीन खरीदने नहीं देते, ये भी एक पॉलिसी है जिसमें एक प्रोटेक्शन जो है लोकल लोगों को दिया गया है। बिल्कुल। रही बात आपकी जो आपने कहा पर्सनली कि लोग आते हैं, शादी करते हैं, इस मामले में इंडिविजुअल्स का जो है वो अभी शादी करने के लिए तो हम रोक नहीं सकते लोगों को। बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे ऊपर, इसको हम लोग टाइम टू टाइम हम देखते हैं और कोशिश यही रहती है कि इसका कोई गलत फायदा ना उठाए। अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है, अच्छी सोच के साथ कर रहा है, तो इसमें हम लोग रोक नहीं डाल सकते। लेकिन किसी ने अगर गलत सोच के साथ ये किया है तो हम टाइम टू टाइम इसको हम लोग देख के हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। पिछले साल दिसंबर में आपकी सरकार ने इनर लाइन परमिट यानी ILP के समर्थन में प्रस्ताव पास कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव को अब तक केंद्र की मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले अगर CAA लागू हो गया और शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल गई, तो क्या आप उन्हें मेघालय में काम करने और बसने की इजाज़त देंगे? क्योंकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में पहले से ही ILP लागू है। नहीं, यहाँ पे ऐसी चीज है, हमारे यहाँ पे ILP का जो है प्रोविजन वो भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया। हालांकि हम लोगों ने उसको रेजोल्यूशन पास करके हमने डिमांड किया है
लेकिन हमारे यहाँ पे 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन है, और ये 6 शेड्यूल एरिया जो है ये 99.9% हमारे एरिया को कवर करता है। तो जो CAA का एप्लीकेशन है वो ये मेघालय स्टेट में आप समझ लीजिए 99.9% एरिया में इसका एप्लीकेशन नहीं है। यानी कि कोई यहाँ पे नहीं आ सकता ऐसे। लेकिन चाहे वो अरुणाचल हो या मिजोरम हो, इन स्टेटों में भी अगर ILP का प्रोटेक्शन अगर है भी, तो आसाम जैसे स्टेट्स में जिसमें जहाँ पे लोग ILP ये CAA के थ्रू सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप मिलने के बाद जी उनका जो है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वहां पे प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन अभी जो नहीं है, वो हम लोग चाहते हैं कि ILP के थ्रू आए। क्योंकि ILP में भी क्या होता है, ILP में अगर कोई आना चाहता है मेघालय स्टेट में, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और परमिशन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि तो वो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ILP का जो रूल है, हम लोग चाहते हैं कि ILP यहाँ पे हमें भी हमारे मेघालय स्टेट में भी मिले। आपको क्या लगता है इसके बारे में, चूंकि अभी तो कोरोना लॉकडाउन तमाम चीज़ें चल रही है, ILP की परमिशन के बारे में केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत और इसकी कोई संभावना कि जल्दी से जल्दी आपको मिले? देखिए, अगर आप अभी स्थिति देखेंगे तो अभी सभी स्टेटों में बोले बगैर दिए बगैर ILP है। बिल्कुल, जाहिर सी बात। अभी हर स्टेट में जाने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ता है। जाहिर सी बात, सारे राज्यों की सीमाएं सील हैं। सारे राज्यों की सीमाएं सील है जी। और बोले बिना मांगे बिना ही सब स्टेटों को ILP मिल गया। बिल्कुल। तो अभी मेरे ख्याल से ये चलने वाला है, क्योंकि जब तक हमें कोई किसी तरह का इम्यूनाइजेशन या कोई वैक्सीन नहीं मिलता जी, तब तक हर राज्यों को मूवमेंट में ध्यान देना पड़ेगा, मूवमेंट में कंट्रोल देना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप। तो एक तरीके से एक ILP ही हो गया समझ लीजिए, लेकिन हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जाहिर सी बात है। साफ सुथरे और खूबसूरत मेघालय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग है। ILP लागू होने से स्थानीय पर्यटन उद्योग पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या समझते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से ILP जो लोग गलत समझ रहे हैं कि इसमें किसी को हम लोग आने से रोक रहे हैं, इसमें हम किसी को आने से नहीं रोक रहे। ये खाली एक सिस्टम है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देना है कि आप कहां से आ रहे हैं, कितने दिन तक आप यहाँ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन वैसे भी आपको जब आप होटल जाते हैं आपको देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। हाँ, तो इसमें खाली लोग, क्योंकि इसमें परमिट का नाम लिखा हुआ है या एक वर्ड इसमें है परमिट, लोग सोचते हैं कि इसमें आपको घुसने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से ये गलत फैमिली है और इसके लिए किसी को डरना नहीं चाहिए या किसी दूसरी सोच नहीं होनी चाहिए। ये एक सिंपल एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जहां पे इंफॉर्मेशन आपको देना होगा और ये भी ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन होने की वजह से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, असर नहीं दिखेगा। हाँ, और लोगों को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पब्लिक को खुश होना चाहिए कि उनकी भी सेफ्टी होगी। सरकार को मालूम होगा कि कौन नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, कहाँ रह रहे हैं। तो इससे हम लोगों को भी जो बाहर से आएंगे उनको हम लोग सिक्योरिटी एक तरह से हम लोग प्रोवाइड भी कर सकेंगे कि भाई आप पूरा इंफॉर्मेशन है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, मेरे ख्याल से हर स्टेट में भी ये हो रहा है और आगे भी शायद ये नॉर्मल हो जाएगा मेरे ख्याल से। खासी हिल्स जिले की मावल्यानांग गांव को एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव होने का खिताब प्राप्त है। अपनी स्वच्छता के कारण टूरिज्म के नक्शे पर भी ये गांव खास जगह रखता है। क्या टूरिज्म बढ़ने से गांव की साफ सफाई बदरंग नहीं होगी? क्योंकि अक्सर टूरिस्ट स्पॉट में ये समस्या देखने को मिलती है कि लोग थोड़ा बहुत कचरा तो फैला ही देते हैं। नहीं, आपने सही कहा और ये एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर हम लोगों ने इसमें काम किया और ध्यान दिया है और इसमें लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं, हेडमैन हैं, लीडर्स हैं जो लोकल उस विलेज के, उन्होंने ये एक तरीके से एक शुरुआत की इसकी और इसका मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मैसेज गया। जो लोग वहां जाते हैं वो भी बहुत संभल के जाते हैं, उनको भी मालूम है कि यहाँ पे आप कचरा नहीं फेंक सकते। तो एक तरीके से एक जो लोग कहीं दूसरे जगह जाएंगे और दूसरे जगह में उनको आदत पड़ती है कि भाई कचरा, और एक प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान का एक असर भी है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग भी कभी कभार
चलती गाड़ी में कुछ फेंक देते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हर जागरूक आदमी इस बात का ध्यान रखता है कि हमें अपनी जगह को साफ सुथरा रखना है और अपने हाथों से कचरा नहीं फैलाना है। तो जाहिर सी बात है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले 6 सालों में आदमी की धारणा काफ़ी हद तक बदली भी है। इसका भी फायदा मेघालय को जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोस के सिक्किम राज्य को देश का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य होने का खिताब मिला है। मेघालय दूसरा कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट कब बनेगा जहां 80% आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। केंद्र का मिशन ऑर्गेनिक फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट मेघालय में कितना कारगर है, कितना इस दिशा में आप आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं? इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया है और अभी जो कोविड के सिचुएशन में मेरे ख्याल से इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाएगी। तो मेघालय सरकार की तरफ से ऑलरेडी हमारे यहाँ पे करीब 50,000 हेक्टेयर्स का जो जमीन है उसको हमने ऑर्गेनिकली सर्टिफाई करके वहाँ पे हमने जो भी एक खेती का काम शुरू करके सामान भी हम लोगों ने बेचना शुरू किया है। हमारा एक मकसद है कि हम लोग इसे 2-3 साल में ही हम लोग पूरे स्टेट को हम लोग उस लेवल तक पहुंचाएं और मेरे ख्याल से ये एक सही समय है ये करने के लिए। आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आज सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी ये सब की तरीके इसकी ओर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फूड एक फ्यूचर है और इसका फायदा मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को उठाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक नेचुरली एक ऑर्गेनिक एरिया है। खाली सर्टिफिकेशन और प्रोसीजर को हम लोग को फॉलो करना है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक चीज़ों का महत्व आप अर्बन शहरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है और लाइन लगा के टूट पड़ते हैं कि ऑर्गेनिक सामान उनके घरों को पहुँचे, उनको मिले और उनके परिवार के लोग इससे अपना लाभ उठाएं, अपना हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली हुई है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जी, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि हम लोग का जो लॉजिस्टिकल चेन, जो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल और स्टोरेज, ये 3-4 चीजें अगर हम लॉजिस्टिक्स हम लोग इसको ठीक कर सके और कनेक्टिविटी हम लोग मेन मेट्रोज तक हम लोग सामान पहुंचा सके और इनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का चेन्स लगा सके तभी जाके हम लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल, नहीं तो इसको उगाने के बाद ये गांव में ही सड़ जाएगा। ये सबसे हमारी बड़ी चुनौती है और इस पे काम करना जरूरी है। भारत सरकार ने कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय में सेक्रेटरी लॉजिस्टिक का एक नया पद ही सृजित किया है 3-1 साल पहले और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने अपने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी सप्लाई डिमांड वैल्यू चेन सप्लाई चेन की काफ़ी बातें की हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम करे तो जो प्रोडक्ट आप लोग प्रोड्यूस करेंगे, हालांकि कोरोना के कारण आप लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा और जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा होगा वो जाहिर सी बात है कि मेन मार्केट तक बड़ी बाज़ारों तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, लेकिन वैल्यू चेन सप्लाई चेन इन सब चीज़ों को लेकर के आगे क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी तो कोई मास्टर प्लान कोई योजना होगी क्योंकि ये ज़रूरत सबकी है आज के डेट में। बिल्कुल आपने सही कहा और हमारे मेघालय सरकार की तरफ से हमने एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स ऑलरेडी हम लोग चुके हैं और इसमें एग्रीकल्चर का जो वर्क फोर्स है उन्होंने इसी लाइन पे अभी जो प्लानिंग है मास्टर प्लान और इसमें डिटेल में प्राइवेट सेक्टर और जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स फार्मर्स सबसे बात करके हम लोग इस लाइन पे किस तरीके से हम लोग इसका फायदा उठा सकेंगे हम लोगों ने एक प्लान बनाना शुरू किया है। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर जो भारत का जो पीएम का मकसद है और जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, इसमें ये एग्रीकल्चर वैल्यू चेन लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें और हमारी सरकार इसमें पूरे जोर से हम लोग इसमें काम करेंगे। वेस्ट जयंतिया हिल्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा करक्यूमिन वाली लाकादोंग हल्दी उगती है जिसमें करक्यूमिन की मात्रा 7 से 8% तक होती है, लेकिन इस हल्दी का उत्पादन सिर्फ लास्किन और थर्ड लास्किन ब्लॉक में ही होता है, जबकि देश भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या आपकी सरकार लाकादोंग हल्दी को राज्य की आमदनी बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं देख रही है? दूसरे शब्दों में इस हल्दी की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक लाभ उठाने की दिशा में
क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? क्योंकि करक्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कैंसर वैंसर जैसी तमाम बीमारियों में, सूजन में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और जिस तरीके से हर्बल और आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है, उसमें करक्यूमिन यानी हल्दी बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है। तो इससे लाभ उठाने के लिए राज्य क्या कदम उठा रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं? हमारी सरकार आने के बाद 2018 वर्ष में ही हम लोगों ने लाकाडोंग मिशन शुरू किया जी। और जैसे आपने कहा कि हमने भी यही सोचा कि इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है, जहां पे अगर हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान दें और सपोर्ट दे फार्मर्स को, तो इससे फार्मर्स के लिए, हमारे जो है सारे जो यूथ के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल सकता है। तो आपने सही कहा और ये इसकी तरफ हम लोग जोर दे रहे हैं। और ये मिशन शुरू करने के बाद हमें काफी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से हमें एक तरीके से ऑफर आया है और कुछ लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री और इसका जो करक्यूमिन को निकालने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री डालने का भी एक प्रोग्राम और प्लान बनाया है। तो इसका हमें काफी फायदा हो रहा है और हमारा प्रोडक्शन लेवल भी काफी हद तक बढ़ चुका है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो करंट हमारा जो 10,000 12,000 मीट्रिक टन है, इसको हम लोग 50,000 कम से कम मीट्रिक टन तक हम लोग इसको 2-3 साल में हम लोग पहुंचाएं। तो इसकी तरफ ध्यान देते हुए हम लोग ने काम शुरू किया है और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एरिया में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा और इसका डिमांड जो है हमारे देश में और पूरी दुनिया में अभी इस सिचुएशन के बाद और बढ़ने वाला है। ये हमारा वो है सोच है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण इस कोरोना महामारी में आपकी अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हुई? क्योंकि सारे राज्यों के रेवेन्यू पे काफी असर पड़ा है। सारे स्टेटों में पड़ा है और नेशनल लेवल पे भी पड़ा है और हमारे स्टेट में इनफैक्ट ऑलमोस्ट जो स्टेट का खुद का रेवेन्यू 60-70% तक कम हो गया। तो इसमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन ये तो सबको मालूम ही था ये होने वाला है। तो अभी जो जरूरी चीज है वो है कि हम लोग आगे कैसे बात को कैसे बढ़ाएंगे, आगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे खोलेंगे, ध्यान हमारा जो हेल्थ को और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग खोल सकते हैं कि नहीं। अब मेरे ख्याल से सारी सोच अभी इस तरफ है और मेरा मानना है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल, शायद 100% ना हो सके, लेकिन इसको धीरे धीरे 50%, 60, 70, 80% तक हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी स्टेटों के लिए। क्योंकि कोरोना तो रहेगा बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास और बड़े चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। तो इसमें ध्यान देना जरूरी है और डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोग भूख से मरेंगे, जाहिर सी बात है। नारायण मूर्ति जी ने कहा था, इन्फोसिस चेयरमैन ने, कि लोग भूख से मरने लगेंगे, कोरोना से तो बाद में मरेंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए क्या तैयारियां हैं? आपने कहा कि इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएंगी। इतने कम समय में ये काम कैसे होगा? क्योंकि जो राष्ट्रीय खेल जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वो खेल में भारत के लिए एक तरीके से गौरव का विषय है। अगर हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट ही है जहां पे सबसे अच्छे और उम्दा खिलाड़ी निकलते रहे हैं। ऐसे में मैरी कॉम का नाम पूरी दुनिया जानती है, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो राष्ट्रीय खेल के लिए क्या तैयारियां हैं? राष्ट्रीय खेल हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी हमें काफी सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ पे जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो बनाने हैं उनमें काफी हद तक हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और जो कंस्ट्रक्शन काम है आजकल टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से काम होता है इसमें काफी हद तक जो है प्रोसेस काफी तेजी से चलता है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको हम लोग समय के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन बात रही गेम्स की, आज कोरोना की वजह से अभी क्या स्थिति होने वाली है ये अभी मालूम नहीं है। बिल्कुल, और आईओसी की तरफ से भी अलग अलग स्टेटों में, अभी गोवा में और उत्तराखंड में शायद या 2-3 और स्टेट्स हैं जहां पे गेम्स होने बाकी हैं जो हमारे पहले हैं। तो इन सब की वजह से गेम्स पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखने को है। लेकिन मेघालय सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जो चीजें करनी
जरूरत है, उन सब कामों पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग समय से पहले सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। राष्ट्रीय खेल मेघालय के गठन के 50वें वर्ष में होने जा रहे हैं। राज्य के गठन के गोल्डन जुबली ईयर के लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्योंकि 25 साल और उसके बाद फिर 50 साल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और इसलिए 2022 का जो समय है और साल है वो उसी साल पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया मेघालय सरकार में, और उसी डेट को और उसी साल को देखते हुए आईओसी ने भी हमें 2022 का समय दिया। तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हम चाहते थे वो, और अभी भी चाहते हैं कि हमारा जो नेशनल गेम्स 2022 में हो। इसके अलावा भी हमारी स्टेट की तरफ से अलग अलग जो हमारे ये हिस्टोरिक जो इवेंट्स हुए और हमारे जो स्टेटहुड की तरफ से जिन लोगों ने काम किया, ये सब का जो है डिटेल में हम लोग एक रिपोर्ट बना के हम लोग चाहते हैं कि एक आर्काइव यहाँ पे तैयार हो। बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवानों हैं जो स्टेट के हिस्ट्री के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसके बारे में आर्काइविंग और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन, आर्काइविंग और 2022 में हम लोग इसको इनॉग्रेट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज और गेम्स को शुरू करने के लिए और अलग अलग प्रोग्राम्स को करने के लिए हमारे यहाँ पे हमारे सोच शुरू हो गई है। हम चाहेंगे कि 2022 का जो हमारा प्रोग्राम हो और 2022 का जो हमारा सेलिब्रेशन हो वो बिल्कुल ही एक सही ढंग से और एक बिल्कुल अच्छे ढंग से होना चाहिए। आपका विजन काफ़ी विकसित है पहले से ही, क्योंकि आप दिल्ली में पढ़े लिखे, फिर ब्रिटेन और अमेरिका, इन सब जगहों से आपने पढ़ाई की। तो जो आपका जो इंटरनेशनल डायस्पोरा प्रोस्पेक्टिव है वो मेघालय के अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में काफ़ी बड़ा और विकसित है। जब आप पूरी दुनिया का भ्रमण करके मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं और एक बहुत ही उच्च कुलीन परिवार से आपका नाता है, आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी एक पॉलिटिकल विरासत है, ऐसे में जब मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के बाद क्या आपका मन घबराता नहीं है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारे बंधन हैं? क्या फील करते हैं जब पूरी दुनिया को देखने के बाद जब मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अपने गृह राज्य को देखते हैं? तो नहीं, आपने सही कहा। जब 2018 में जब चुनाव के रिजल्ट्स आए जी, उस समय सीएम बनने का मेरा कोई उस समय मेरे मन में कोई सोच नहीं था जी। वो तो स्थिति की वजह से, क्योंकि एमएलएज ने सबने एक साथ और कोalition पार्टनर्स ने डिमांड किया कि अगर सरकार बनेगी तो कॉनरेड को लीड करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में मैं सरकार में आया और मैंने सीएम का पोस्ट मैंने लिया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसा आपने कहा कि मुझे काफी डिटेल में जब स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि काफी चीजें हैं जिसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमारे स्टेट का एक एडवांटेज है कि हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारे लोग हैं यहाँ पे काफी डिसिप्लिन है और काफी हद तक लोग भी चाहते हैं कि एक बदलाव आए और काफी कोऑपरेटिव है। ये सबसे बड़ी हमारी एक स्ट्रेंथ है। दूसरा स्ट्रेंथ हमारे ये है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे पास यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है टूरिज्म के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें और इसको ठीक तरह से हम लोगों ने प्लान बनाकर, पॉलिसी बनाकर हमने काम किया, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसका बहुत फायदा उठा सकेंगे और बहुत ही कम समय में मेरा मानना है कि हम लोग मेघालय को एक नए ऊंचे लेवल पर हम लोग पहुंचा सकेंगे। ये मेरा मानना भी है और मैं विश्वास करता हूं कि हम इसको कर पाएंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी। आपको एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, चूंकि समय की सीमा भी अब पूरी हो रही है। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, बचपन से ही आपने अपने परिवार में एक राजनीतिक माहौल देखा है। आपके पिताजी के वक्त की जो राजनीति थी उनका एक बहुत लंबा कैरियर रहा, बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर रहे हिंदुस्तान में, और अब की जो राजनीति हो गई है, आपका क्या नज़रिया है? आप क्या सोचते हैं कि पहले की तुलना में राजनीति बहुत लिबरल थी, बहुत उदार थी, अब बहुत ज़्यादा जो है कह सकता हूँ सेल्फिश हो गई है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि राजनीति में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस घर कर गया है, या यूँ कहना चाहेंगे कि कुछ लोग राजनीति को भी जैसे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी को चलाता है, वैसे
अब पार्टियों को भी चलाया जाने लगा है, पार्टियों के अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है। आपका क्या विचार है? आप खुद एक मुख्यमंत्री हैं, खुद एक कोलिशन की सरकार को लीड कर रहे हैं। नहीं, जो आपने कहा काफी हद तक वो बात सही भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से अफकोर्स पिताजी के समय से मैं डिटेल में इंटरनल पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने खाली उनका जो पब्लिक साइड है, मैंने पब्लिक उनके जो जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को हैंडल किया, मैं ज्यादातर उस साइड में था। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में इतना मैं उस समय इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं भी हूं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि उस समय और अभी का जो पॉलिटिक्स और राजनीति वो काफी उसमें काफी फर्क है। लेकिन मेरे ख्याल से एज दे से विद चेंजिंग टाइम्स थिंग्स डू चेंज। तो मेरे ख्याल से अभी जो जिस तरीके का सिचुएशन है देश में और दुनिया में, मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म एक तरीके से बोले, जो प्रोफेशनल साइड्स और ये सब स्ट्रैटेजीज और अलग अलग प्रोफेशनल इश्यूज जो हैं वो अभी शायद पॉलिटिक्स में ज्यादा है। मुझे याद है, मुझे पिताजी के समय में जब इलेक्शन होता था तो इलेक्शन में पिताजी जाते थे, एक स्पीच देते थे और स्पीच देने के बाद वो लोगों से हाथ मिलाने के बाद बोलते थे हमें इस एरिया में 80% वोट मिलेंगे, और एक अलग तरीके का एक एनालिसिस था, और जब रिजल्ट आता था तो 80% ही आते थे उसमें रिजल्ट। लेकिन अभी क्या है कि जाने के बाद भी हम लोग ज्यादातर सर्वे पर, असेसमेंट पर डिपेंड करते हैं और तभी बोल पाते हैं कि हमको यहाँ पे 50% मिलेंगे, 80% मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो गया। अच्छी बात भी है कि मेरे ख्याल से इसे भी हम लोग पॉजिटिवली देखें तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मेरा तो ये मानना है कि अल्टीमेटली जो भी हम करें, हम लोग हर चीज में हम लोग पब्लिक को आगे रखकर अगर हम लोग काम करेंगे तो कैसे हम लोग आए पोजीशन पर या किस तरह का प्रोफेशनल हम लोग अप्रोच दिया नहीं दिया, ये एक सेकेंडरी इश्यू है। लेकिन मेरे ख्याल से प्राइमरी इश्यू हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पहले था या अभी भी, पब्लिक को हमें हरदम आगे रखना चाहिए, और मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोनराड जी, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए मेघालय राज्य को आप एक अलग ऊंचाई पर ले जाएं, सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। तो ये थे कोनराड संगमा जी, जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं और पूरी दुनिया का भ्रमण इन्होंने किया है, अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई भी की है और दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। एक राजनीतिक परिवार की विरासत को संभाल रहे हैं और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने मेघालय के तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बात रखी, एक युवा ही ऐसी बात रख सकता है और साफगोई से बात कर सकता है। तो हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त।